नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ठीक है, देखिए हमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। पद्मावत में कुल कितने खंड है। आपको बताना है कि पद्मावत में कुल कितने खंड है। ठीक है, बताइए कितने हैं। 27 है, 57 है, 69 है या फिर है 67। ठीक है, तो बताइए दोस्तों कितने खंड है इसमें। तो आप सभी को मालूम है कि इसमें है 57 खंड। ठीक है दोस्तों, ये इसका बिल्कुल सही उत्तर है। मानुष प्रेम भये बैकुंठी, नहित कहा छार भरी मुट्ठी। चर्चित पंक्तियां किस ग्रंथ से उद्धृत है। ठीक है, आपको बतानी है कि ये पंक्ति जो है ये कौन से ग्रंथ की है। ठीक है, मानुष प्रेम भऊ बैकुंठी, नहित कहा छार भरी मुट्ठी। ठीक है, ये पंक्ति आपको बतानी है कौन से ग्रंथ से ली गई है। तो देखिए दोस्तों, अखरावट से ली गई है, इंद्रावती से, पद्मावत से या अनुराग बांसुरी से। तो ये पंक्ति ली गई है पद्मावत से। ठीक है दोस्तों, पद्मावत से ली गई है ये पंक्तियां। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि कयामत के दिन का चित्रण करने वाली सूफी रचना कौन सी है। और ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए कम्युनिटी पोस्ट में भी रखा है, तो आपने सभी ने सही उत्तर बताया होगा। वहाँ पे मैंने अभी देखा नहीं है, मुझे बिल्कुल समय नहीं मिला है। बताइए दोस्तों क्या है इसका सही उत्तर। आखिरी कलाम है, अखरावट है, कन्हावत है या मसलानामा है। तो आप सभी कह रहे होंगे कि मैडम इसका सही उत्तर है आखिरी कलाम। कयामत के दिन का चित्रण हुआ है आखिरी कलाम रचना में। ठीक है दोस्तों, तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, इसका जो सही उत्तर है वो आखिरी कलाम ही है। मलिक मोहम्मद जासी जी की कौन सी रचना नहीं है, मतलब इन चारों में से कौन सी रचना है जो मलिक मोहम्मद जासी जी की नहीं है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, मसलानामा इनकी है, कहरनामा इनकी है, चित्ररेखा इनकी है, लेकिन ये कयामत का दिन है ना दोस्तों, ये इनकी रचना नहीं है। ठीक है, तो ये इनकी नहीं है, तो ये यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है कि आपको सुमिलित करना है। ठीक है, किस किस को सुमिलित करना है। प्रथम सूफी रचना को करना है उसके मानने वाले विचारक के साथ। ठीक है, तो इससे संबंधित क्वेश्चन करने में बहुत मज़ा आपको आएगा। जल्दी से हम कर लेते हैं क्या है इसका सही उत्तर। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हंसावली है, इसको किसने माना है प्रथम रचना सूफी काव्य की। तो ये आपको याद होगा, आपने अच्छे से पढ़ा होगा ना, तभी आप इसको सही से कर पाओगे। तो दोस्तों हंसावली है, इसको डॉक्टर नगेंद्र ने माना। ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र ने, डी ऑप्शन से इसका मिलान कर देंगे। सत्यवती कथा है दोस्तों, इसको किसने माना। तो इसको माना है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। ठीक है दोस्तों, चंदायन का तो सभी को मालूम है कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने माना है। और लास्ट में बची है मृगावती, इसको माना है रामचंद्र शुक्ल जी ने। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हमारा मिलान बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप देख लीजिए कौन से ऑप्शन में ये मैच खा रहा है। तो देखिए दोस्तों फर्स्ट वाला देखते हैं। ए का मिलान हमने किससे किया है, डॉक्टर नगेंद्र से, मतलब कि डी से। ठीक है, ये स्मॉल और कैपिटल का आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए किसमें है डी, देखिए इसमें तो बी है, तो फर्स्ट ऑप्शन क्रॉस हो जाएगा यहीं पे। एक तो इसमें डी है और इन दोनों में है नीचे सी, तो ये ऑलरेडी क्रॉस हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए कितने आसानी से आप एक ही को देखते ही उत्तर कर लोगे यहाँ पे। अगर मान लीजिए, देखिए मान लीजिए कि आपने सिर्फ इतना देखा कि हंसावली को माना है डॉक्टर नगेंद्र ने, आपको इतना ही याद है, और आपने ऑप्शन में देखा यहाँ पे कि इसमें बी है तो ये गलत, इसमें डी है इसके बारे में भी सोचेंगे, इसमें सी है तो ये भी गलत, इसके नीचे वाले में भी सी है तो ये भी गलत। ठीक है दोस्तों, तो आपके 3 गलत हो गए, बच्चा एक, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। कितना आसान हो जाता है ना कभी कभी इस तरीके के क्वेश्चन को करने में। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा आसान हो जाता है, हमेशा ऐसा होता है यहाँ पे भी आपको उत्तर नहीं मिलेगा, कई बार तो यहाँ भी नहीं मिलता, कई बार यहाँ मिलता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे तो बहुत ही जब कठिन पेपर बनता है ना तब जाके आपको लास्ट वाले स्टेप में उत्तर मिलता है, वरना 1 2 3 तक आपको उत्तर मिल जाता है, और कई बार तो फर्स्ट में ही आपको उत्तर मिल जाता है। तो बहुत अच्छा लगता है कि चलो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, यहीं हमें उत्तर मिल गया। लेकिन कैसे मिलेगा, इन चारों में से कोई सी भी ऐसी रचना जिसके बारे में आप बिल्कुल कन्फर्म हो कि ये तो इन्होंने ही कहा है, तो उसका मिलान करके सबसे पहले देखिएगा। ठीक है, ज़्यादा समय लगा दिया, माफ़ कीजिएगा। असंगत की पहचान करनी है दोस्तों आपको यहाँ पे। ठीक है, ईश्वरदास की रचना है सत्यवती कथा, बिल्कुल सही है। कासिम शाह की हंस जवाहिर है, और इसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने निम्न कोटि की रचना माना है, हंस जवाहिर को। ठीक है दोस्तों, असायद की रचना चित्रावली, नहीं दोस्तों ये गलत है, ये है उस्मान की। ठीक है दोस्तों, ये उस्मान की है, आप इसको अच्छे से याद कर लेना। और मैं आपको बताती हूँ बड़ा शानदार यहाँ का दृश्य, मतलब कि इस रचना से जुड़ा हुआ, मेरे जीवन से जुड़ा हुआ, रचना से जुड़ा हुआ वाक्य। तो हमारे घर में हमने नया घर बनवाया है अभी, तो उसमें जो कलर करने के लिए हमने बुलाया था पेंटर को, उस लड़के का नाम है उस्मान, और वो इतना अच्छा कलर करता है ना दोस्तों। हमारे गांव में जितने भी नए मकान बने ना, सबने उसी से कलर करवाया। तो देखिए चित्र बनाता है चित्रावली उस्मान, चित्रावली उस्मान। तो आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हो, इसलिए मैंने ये बात की। आप ये मत करना कि मैडम अनर्गल बातें कर दी और ये टाइम ख़राब कर दिया, वो ऐसे मत बोलना। ठीक है, मुझे अच्छा नहीं लगता नेगेटिव कमेंट आते हैं। तो देखिए लास्ट में है नारायण दास की रचना है चिताई वार्ता, ये बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं।
दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है मसनवी शैली की विशेषता नहीं है, मतलब कि इन चारों में से कौन सी विशेषता है जो मसनवी शैली की नहीं है। ठीक है, सर्वप्रथम इसमें खुदा की इबादत व पैगंबर मोहम्मद साहब की महिमा का गान किया जाता है। बिल्कुल किया जाता है दोस्तों, हमने अच्छे से पढ़ा है इसको। सर्गबद्धता का अभाव है, बिल्कुल दोस्तों इसमें सर्ग नहीं है। ये रचना जितनी भी है सूफी काव्य की, इसमें सर्गबद्धता का अभाव है। ठीक है, निश्चित अर्दालियों पर दोहे का सामान्यतः प्रयोग है। बिल्कुल दोस्तों, 5-5 अर्दालियों पर कभी दोहा या सोरठा रखा जाता है, या फिर 7-7 अर्दालियों पर दोहा या सोरठा रखा जाता है। ठीक है, लास्ट वाला ऑप्शन है दोस्तों कि आत्मा स्त्री और परमात्मा पुरुष के रूपक चित्रित है। नहीं दोस्तों, ये आपको याद आ रही होगी पुरानी कहानी कि स्त्री को तो यहाँ पे परमात्मा का रूपक माना है। किसका दोस्तों? परमात्मा का। और आत्मा का रूपक किसको माना है? पुरुष को। तो यहाँ पे और चीज़ों से थोड़ी सी अलग कहानी है, यहाँ पे चीज़ें अलग दिखाई है। जैसे कि हमेशा हम सभी ग्रंथों में देखते हैं कि स्त्री आत्मा का रूपक होती है और पुरुष परमात्मा का होता है, लेकिन सूफी काव्य में बताया गया है कि स्त्री तो परमात्मा की रूपक है और आत्मा का रूपक है पुरुष। ठीक है, तो इसको याद रखना। ये ऑप्शन गलत है, तो इसलिए ये उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको ये जो संप्रदाय है ना, इनका कालक्रमानुसार सही आपको सेट करना है इनको। ठीक है, जो आपका बिल्कुल व्यवस्थित क्रम में वो आपका उत्तर होगा यहाँ पे। तो देखिए दोस्तों, हम देख लेते हैं कौन सा हमारा उत्तर होगा। तो सबसे पहले आपको पता है कि चिश्ती जो संप्रदाय है वो सबसे पहले आया। तो चिश्ती कौन कौन से ऑप्शन में है? फर्स्ट में, सेकंड में, फोर्थ में, थर्ड में नहीं है, तो ये क्रॉस हो गया, मतलब ये आपका उत्तर नहीं होगा। ठीक है, और चिश्ती के बाद दोस्तों सुहरावर्दी संप्रदाय आया। तो देखिए कौन कौन से में है सुहरावर्दी, देखिए इसमें नहीं है, तो ये यहाँ पे क्रॉस हो गया, और नीचे वाले में भी नहीं है, तो ये क्रॉस हो गया, ये पहले ही क्रॉस हो गया, तो आपको उत्तर मिल गया ना आपका। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसमें। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को करना सीखोगे जब आप अच्छे से डिटेल में पढ़ोगे। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर है बी, चिश्ती, सुहरावर्दी, कादरी और नक्शबंदी। ठीक है दोस्तों, ये इसका उत्तर हो जाएगा। सूफी साहित्य को रोमांसिक कथा काव्य परंपरा की संज्ञा देने वाले विद्वान कौन थे? याद आ रहा होगा पुराना, याद आया कि नहीं आया आपको? मुझे तो आ गया कि डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त है ना, इन्होंने अपना हिंदी साहित्य का जो वैज्ञानिक इतिहास इनकी पुस्तक है उसमें लिखा है कि जो सूफी काव्य है ये रोमांसिक कथा काव्य परंपरा की, मतलब इसको संज्ञा दी गई है, या फिर इस नाम से इन्होंने इसको पुकारा है, रोमांसिक कथा काव्य परंपरा से। ठीक है, तो ये आपको इसका सही उत्तर है डी, यहाँ पे गणपति चंद्र गुप्त जी। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको गलत बताना है। इन चारों में से एक ऑप्शन है जो गलत है। ठीक है, उसको छांटना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है, मतलब कि गलत छांटना है। देखिए, सूफी साहित्य में सांस्कृतिक समन्वय की भावना पर बल दिया गया है। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही है यहाँ पे। ठीक है, सूफियों की प्रणय भावना का आदर्श भारतीय परंपरा में आता है। नहीं दोस्तों, आपको याद आ रहा होगा कि मैंने आपको पढ़ाया कि भारतीय परंपरा की उपज नहीं माना जाता है इसको। सूफी साहित्य में खंडन मंडन शैली का अभाव मिलता है। बिल्कुल, सूफियों का रहस्यवाद विशुद्ध भावात्मक श्रेणी में आता है। ये बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पे 3 ऑप्शन बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन गलत है, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा जो गलत है वही। देवनागरी वर्णमाला के एक एक अक्षरों की सूफी दर्शन के आधार पर व्याख्या मिलती है। बहुत शानदार क्वेश्चन है, तो बताइए कौन सा इसमें सही उत्तर है हमारा? बताइए, हंस जवाहिर है, अखरावट है, आखिरी कलाम है, या फिर है पद्मावत? तो दोस्तों ये अखरावट रचना है ना, इसमें जो हमारी वर्णमाला है ना, हिंदी की देवनागरी वर्णमाला, उसके एक एक अक्षर के हिसाब से सूफी दर्शन की व्याख्या मिलती है। ठीक है, अखरावट में। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से पढ़ना। सुमिरो आदि एक करतारू, तेहि जिये दीन कीन संसारू। पंक्ति में किस रचना का आरंभ होता है? इन पंक्तियों से कौन सी रचना है जिसकी शुरुआत होती है, जिसका आरंभ होता है? और ये पंक्ति मैंने पहले आपको लिखाई है, बताइए किसकी है? मधुमालती की है, माधवानल कामकंदला की है, पद्मावत की है, अखरावट की है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है पद्मावत। पद्मावत की पंक्ति है, इससे प्रारंभ होती है ये रचना। ठीक है दोस्तों, इनका हिंदी काव्य भाषा का ज्ञान और सब सूफियों की कवियों से अधिक था। देखिए ऐसे कौन से कवि हैं जिनका हिंदी काव्य भाषा का ज्ञान है? वो सभी सूफी कवियों से अधिक था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन किस कवि को संकेत कर रहा है? और ये किसने कहा था? ये कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो बताइए कौन से कवि के बारे में इन्होंने ऐसा बोला है, आपको ये बताना है। जायसी के बारे में, मंजिन के बारे में, नियामत खां जान कवि के बारे में, या फिर नूर मोहम्मद के बारे में? तो दोस्तों नूर मोहम्मद के बारे में इन्होंने बोला है कि इनका जो हिंदी काव्य भाषा का ज्ञान है वो और सूफी कवियों से अधिक है। ठीक है, और किसने बोला है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। इसी ग्रंथ को सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ मानना चाहिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी रचना को इंगित किया है, मतलब कि कौन सी सूफी रचना है जिसको इंगित करके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने ये कहा है कि इसी ग्रंथ को सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ मानना चाहिए। ठीक है, पद्मावत को, अनुराग बांसुरी को, इंद्रावती को, या ज्ञानदीप को? तो दोस्तों इसमें ज्ञानदीप की बात, इंद्रावती की बात हुई है। ठीक है, इंद्रावती रचना है, इसके बारे में बोला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने ऐसा।
जान कवि द्वारा रचित रचना नहीं है, मतलब कि इन चारों में से आपको बताना है कौन सी रचना है जो जान कवि की नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो बताइए कौन सी है। कथा रत्नावली है, कथा रूपमंजरी है, कनकावती है या रूपमंजरी है। तो दोस्तों रूपमंजरी है ना, ये जान कवि की रचना नहीं है। नागमती वियोग वर्णन पद्मावत का कौन सा खंड है, मतलब कि नागमती का जो वियोग वर्णन है वो पद्मावत के कौन से खंड में है, आपको यहाँ पे ये बताना है। ठीक है, 20वें में, 30वें में, 47वें में या 53वें में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 30वां खंड। 30वें खंड में इसका वर्णन किया गया है नागमती के वियोग वर्णन का। ठीक है, पद्मावत का बारहमासा किस माह में प्रारंभ होता है, मतलब कि पद्मावत का जो बारहमासा है वो कौन से महीने से प्रारंभ होता है, कौन से मंथ से शुरू होता है। ठीक है दोस्तों, तो आप बताइए कौन सा है। चैत्र है, आषाढ़ है, वैशाख है, पूस है। तो इसका सही उत्तर है यहाँ पे आषाढ़। ठीक है दोस्तों, और आप सब मुझे कमेंट करके बताना हिंदी में हमारे महीनों के नाम। ठीक है, ये जैसे यहाँ पे लिखे ना, चैत्र, वैशाख, आषाढ़, पूस, ये सब ऐसे लिख के बताना क्रम से। ठीक है, मोई हंसेसी की हंसेसी को रही पंक्ति के प्रयोक्ता कौन है। याद आ रहा होगा कौन से कवि है जिनको काला और कुरूप कहकर और काना कहकर के उनका अपमान किया गया और उनके बारे में मतलब उनका मजाक बनाया गया। तब कवि के मुंह से ये पंक्तियाँ निकली कि मोई हंसेसी की हंसेसी को रही, मतलब तुम मुझ पे हंस रहे हो या फिर उस कुम्हार पे हंस रहे हो, उस विधाता पे हंस रहे हो, बताइए मुझे। तो ये किसने कहा, ये जायसी ने कहा है, जायसी के बारे में है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका उत्तर इसमें जायसी सही है। यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है, नागमती वियोग खंड का आरंभ किस पंक्ति से होता है। काफ़ी शानदार क्वेश्चन है ये आपके लिए। मैंने वीडियो में ये नहीं, मतलब डिटेल वाली वीडियो थी उसमें ये पॉइंट नहीं रखा, तो कोई बात नहीं, मैं क्वेश्चन के फॉर्म में ले आई आपके सामने। तो बताइए कौन सी पंक्ति है जिससे नागमती वियोग खंड का आरंभ होता है। तो दोस्तों मैं आपको इसका उत्तर बता देती हूँ डायरेक्ट, ये है नागमती चित उर पथ हेरा। ठीक है, ये पंक्ति है, इससे आरंभ होता है नागमती वियोग खंड का। ठीक है दोस्तों, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन इसमें रह रहा है, इसको देख लेते हैं। सम्मिलित करने वाला क्वेश्चन है पद्मावत के पात्रों का और प्रतीक योजना के साथ। ठीक है, मतलब इनके क्या क्या प्रतीक थे। तो दोस्तों नागमती का प्रतीक क्या था, तो आपको याद आ रहा होगा कि सांसारिक बुद्धि मैंने आपको लिखवाया था, लेकिन ऐसा नहीं है कि एज इट इज आ जाएगा। सांसारिक बुद्धि मतलब संसार में लिप्त है, वो सांसारिक चीज़ों से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कौन सा ऐसा ऑप्शन आपको दिख रहा है, मन है, हृदय है, बुद्धि है या फिर दुनिया, धंधा या संसार है। ठीक है दोस्तों, ये संसार है, इधर आपको दिख नहीं रहा, देखिए ये संसार है। ठीक है, तो इसका जो नागमती का हम मिलान करेंगे, ये करेंगे दुनिया, धंधा या संसार से। देखिए ऑप्शन आपके सामने थोड़े से बदल के भी आ सकते हैं, तो आपको उसका अर्थ मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन इसी रूप में आया हुआ था, इसलिए मैं आपके सामने यही लेके आई हूँ। पद्मावती का आप सभी को मालूम है, बताइए तो दोस्तों क्या है पद्मावती का सही उत्तर, मुझे सही बता दो, नहीं तो मैं आपसे लड़ाई करूँगी। तो आप सभी को मालूम है कि पद्मावती का जो प्रतीक है वो बुद्धि है। ठीक है दोस्तों, और देखिए मैंने आपके लिए क्या लिखवाया था, सिंगल दीप लिखवाया था ना, और यहाँ पे लिखा है सिंगल गेट। तो बात एक ही, आप परेशान मत हो ना बिल्कुल भी। इसका सही उत्तर है हृदय, ये हृदय से संबंधित था। ठीक है दोस्तों, और लास्ट में बचते हैं राजा रतन सेन, और इनका संबंध किससे था दोस्तों, मन से। ठीक है, मन से इनका संबंध था। और आपको ये मालूम होगा दोस्तों कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कुछ हेर फेर की थी थोड़ी सी, और एक दो पात्रों के जो प्रतीक है उनको बदला था उन्होंने। तो आपको याद है कि नहीं, अगर याद है तो मुझे बताना, मुझे तो याद है। तो देखिए दोस्तों कौन सा कूट यहाँ पे सही है। ए का डी है इसमें, तो देख लेते हैं कौन कौन से में ए का डी है। तो दोस्तों ये तो है बी और ये है सी, तो ये फर्स्ट और थर्ड तो यहाँ पे ही कट गए, और दो में डी दे रखा है, दूसरे में और चौथे में। तो और उसके बाद का देखते हैं हम कूट। दूसरे में दोस्तों हमारा सी है, तो देख लेते हैं दूसरे में सी कौन कौन से में। ये दोनों तो पहले ही कट गए थे, आप सभी को मालूम है ये। ठीक है, तो दूसरे में सी दोनों में, तो अभी तक तो दोनों सही है। उसके आगे भी पढ़ते हैं हम। तीसरे में हमने क्या किया, सिंगल गढ़ मतलब हृदय, तीसरे का बी। ठीक है, तीसरे कूट में हमें करना है बी। तो देखिए दोस्तों आपको सबको मालूम है कि ये और ये तो पहले से ही कट गए थे, और बी किस में, इसमें फोर्थ वाले में, तो ये डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप मिलान कीजिए, आपके सारे उत्तर सही होते जाएंगे, बिल्कुल बी। ठीक है, तो इसका डी उत्तर है सही। ये मिलान मतलब यहाँ पे आपको चीज़ें अच्छे से आ गई तो आप मिलान अच्छे से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों ये वीडियो हमारा ख़त्म हो रहा है, मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। ओके, बाय बाय।